नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली का बजट सत्र 25 मार्च से शुरू हो रहा है और उससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विकसित दिल्ली बजट 2025-26 के तहत अलग अलग ग्रुप से मिलकर बजट पर उनकी राय ले रही हैं। शनिवार को दिल्ली सचिवालय में उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनके सुझावों और उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके राज्य में गांव और किसानों की उपेक्षा नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के दौरान ही ये पता चल गया था कि किसानों के प्रति बीजेपी की क्या मंशा है, लेकिन अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो किसान हितैषी है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जो वाद विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करनी है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पर अलग अलग गुटों से मुलाकात के तहत किसानों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली देहात में विकास के काम में तेजी लाना चाहती है। किसानों ने तालाब के सौंदर्यीकरण, गांव की ग्राम सभा की जमीन का उपयोग, बिजली के कनेक्शन, लाल डोरा को बढ़ाना, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, केंद्र की योजनाओं का लाभ जैसे विषय प्रमुखता से उठाए। लाल डोरा बढ़ाने और उसे राजस्व रिकॉर्ड में लाने की मांग की गई। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रैक्टरों को 10 की जगह 20 साल तक रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग की गई है। फिलहाल 10 साल बाद डीजल के ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाते हैं। किसानों ने तत्काल प्रभाव से भूमि सर्वेक्षण नीति लागू करने, खाद्य और बीज पर सब्सिडी देने और बरसात के मौसम में नालों के उफान पर होने से गांव के जलमग्न होने से बचाने की मांग उठाई है। अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी, अपने सुझाव रखे और ये ध्यान में आया कि पिछले कई सालों से कहें तो पिछले 15-20 सालों से किसी भी प्रकार का गांव देहात के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है। आज हमारे देहात को दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं और मैं उन्हें ये विश्वास दिला करके यहाँ खड़ी हूँ कि जितनी भी सुझाव, जितनी भी समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है, एक एक समस्या को समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो केवल दोषारोपण करती थी। आज डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के किसान भाइयों की प्रत्येक समस्या का समाधान करेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया। दिल्ली में किसान आंदोलन में बीजेपी का रुख किसान विरोधी रहा। बीजेपी ने अब तक एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं दी है। किसानों के साथ समझौते भी लागू नहीं हुए। जुमलाबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा की वो सरकार जिन्होंने किसानों को 2 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए रखा, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई और उसके बाद भी एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। उसके बाद भी जो किसान नेताओं के साथ समझौते हुए थे वो समझौते पूरे नहीं किए। तो आज किसानों से मिलना दिल्ली के सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2022 तक हर किसान की आय दुगनी हो जाएगी। क्या आज किसानों की आय दुगनी हो गई? भाजपा की जो सोच है वो किसान विरोधी सोच है, वो खेती विरोधी सोच है। तो आज ये जो मुख्यमंत्री से बातचीत की, जो मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की है, ये भी कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए जाएंगे दिल्ली के किसानों को, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि 2500 रुपये महिलाओं को जुमले में मिल गए और जैसे कि गरीबों को फ्री सिलेंडर मिल गया, उसी तरीके से जुमला जो है वो किसानों को भी दे दिया जाए। आमतौर पर शहरीकरण हो जाने के कारण दिल्ली के गांव भी शहरों जैसे हो गए हैं, मगर हर पौष से झुग्गी बस्तियों के बीच भी गांव मौजूद है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो रेखा सरकार का ये इरादा है कि बजट में गांव और किसानों पर ज्यादा फोकस रखा जाए और यही वजह है कि किसानों से न केवल उन्होंने मुलाकात की, बल्कि उनसे ये जाना भी कि बताइए कि आपकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जाए और बजट में आपकी जो समस्या है उनका प्रावधान भी अगर हमें करना हो तो उसका किस तरीके से हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से हम प्रावधान कर सकते हैं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राम गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। हरनाम सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरनाम जी आपका भी स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं,
आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आर के मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई आपने तो किसानों से वादा किया था कि आप एमएसपी पर कानून की गारंटी देंगे, आज तक नहीं दे पाए। आपने किसानों से ये वादा किया था कि आप आय दोगुनी करेंगे, आज तक आप नहीं कर पाए। अब आप किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बजट में आपके लिए प्रावधान किया जाएंगे, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप बताइए आपके क्या सुझाव हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है और एक और जुमला किसानों को और गांव वासियों को दिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमित जी देखिए, खास करके अभी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुनी है और निश्चित तौर पर उसके ऊपर में काम भी करें। अमित जी मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, किसानों की अभी भी समस्या अगर रखी हुई है खास करके दिल्ली के अंदर में, इसका मतलब ये है जो कि दिल्ली की जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो मुझे लगता है उसके ऊपर में काम नहीं किया उन्होंने, उनकी समस्याओं के ऊपर में ध्यान नहीं दिया और आज आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि किसानों की समस्याओं को संजीदगी से सुना जाना चाहिए था और निश्चित तौर पर उसके ऊपर में काम होना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री जी ने वही किया है, जो समस्याएं किसानों की थी, किसानों ने अपनी समस्याएं रखी और रेखा जी ने उनको निश्चित तौर पर उस बजट के अंदर में प्रावधान देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है जो कि अगर किसानों के लिए अगर अलग से कोई बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी हम करें। तो मुझे लगता है जो किसानों की जो समस्या अभी तक जो गंभीर बनी हुई है उसका निदान करने के लिए जो मुख्यमंत्री रेखा जी हैं वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में काम भी करेगी और निश्चित एक पार्टी का एक पक्ष रखने के नाते मैं जरूर ये आश्वासन दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करते हुए किसानों की अगर समस्याओं को पिछले 10 सालों में अगर सुना जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आज ये जो वर्तमान सरकार है उसको इस तरह की बातें देखनी नहीं पड़ती, जो किसानों की अभी भी समस्या वही की वही है, 10 की 10 है। एमएसपी की जहां तक बात है, अभी मैं चिराग सेठी जी का बात सुन रहा था जी। एमएसपी की जहां तक बात है, आपको पता होगा जो कि केंद्र सरकार ऐसे 25 ऐसे फसल हैं जिसके ऊपर में एमएसपी के ऊपर में खरीद कर रही है और मुझे लगता है जो कि एमएसपी खरीद एक तरह से केंद्र सरकार उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया है और जो जितने भी फसल है उसको भी एमएसपी देने का वो प्रयास कर रही है। मुझे नहीं लगता जो कि कहीं पे भी हमने केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर के किसानों की समस्याओं को नहीं सुना है। किसानों की समस्याओं को हमने सुना है और निश्चित तौर पर गंभीरता के साथ उसके ऊपर में विचार भी किया है। एमएसपी हो, चाहे आप सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो या सड़क की व्यवस्था हो या कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो, ये सारे ऊपर में हमने काम किया है और निश्चित तौर पर आगे भी किसानों की अगर कोई भी समस्या होगी उसके ऊपर में संजीदगी से काम होगा। ये मजाक का विषय नहीं है, किसान एक मजाक का विषय नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केंद्र कांग्रेस की सरकार ने इस तरह से अगर हमने देखा था जो किसानों की समस्याओं को लेकर के क्या मजाक बना करके रखा हुआ था, आज उस मजाक का विषय नहीं है। किसानों की समस्या है और उसका निदान करने के लिए केंद्र या प्रदेश में जहां पर भी हमारी सरकार है हम उसके ऊपर में काम करें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन राम गुप्ता जी आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर और जब आपकी सरकार थी तो ये आरोप लगते थे कि आपका जो पूरा फोकस है वो शहरी इलाकों पर है, ग्रामीण क्षेत्रों पर आपने ध्यान नहीं दिया। और ये कुछ नाराजगी जो है आपको याद होगा चुनाव के दौरान भी कई जगह देखने को मिली थी, जहां ये लोग कहते थे कि भाई इनका सारे का सारा जो फोकस था वो शहरों के ऊपर था, गांव की इन्होंने अनदेखी की। गांव में इनके जो विधायक थे वो भी नहीं पहुंचते थे और वहां जाकर गांव वासियों से ना वो किसी तरह की बात करते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी एक नाराजगी को भुनाने की बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही है, जिसको आपको लग रहा है कि भाई ये दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा? अमित शर्मा जी, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है 750 किसानों की हत्यारी सरकार चल रही है पिछले 10-11 सालों से। इनके एक जो है उत्तर प्रदेश राज्य है उसके गृह मंत्री का बेटा जो है किसानों को सरेआम अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार देता है और भारतीय जनता पार्टी उस हत्यारे बेटे को जो कि गृह मंत्री का बेटा था, गृह राज्य मंत्री का बेटा था, उसको बचाने का काम करती है। अब मैं आता हूँ इस दिल्ली राज्य की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी की, जो आज मैं इसे कहूंगा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2017 को केजरीवाल जी ने नजफगढ़ झील को वेटलैंड घोषित किया था। उस दौरान जो है ट्रांस बॉर्डर का मुद्दा होने की वजह से इनकी हरियाणा में
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने रोड़े अटकाए। वेटलैंड की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस वेटलैंड को घोषित करने के बाद केजरीवाल जी ने, क्योंकि देखिए क्या है कि ये ट्रांस बॉर्डर होने की वजह से, क्योंकि ये जो नजफगढ़ झील है ये 2 राज्यों से गुजरती है, दिल्ली से भी और हरियाणा से भी। आपको मैं बता दूं कि अगर इसको वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है दोनों राज्यों की सहमति से, तो दिल्ली के लगभग 200 गांव और हरियाणा बॉर्डर जो गुड़गांव लगता है, वहां जो सूखे जैसे हालात आ जाते हैं गर्मियों के दिनों में, उसके 300 गांव में पानी की मात्रा हो जाएगी, और जो वाटर लेवल जो एकदम नीचे चला गया है उसका ग्राउंड लेवल, वो नीचे ना जाकर नहीं, चलिए वो तो राम गुप्ता जी, वो तो बीते दिनों की बात हो गई। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर बजट को लेकर किसानों से सरकार बातचीत करना चाहती है, गांव वासियों से बातचीत करना चाहती है और वो उनकी राय लेना, वो खुद जा रही हैं, जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि भाई आप बताइए हमें आपके लिए बजट में क्या प्रावधान करने चाहिए, तो आपको तो इसका स्वागत कर, जो आप करते थे वही तो कर रहे हैं, वो अलग क्या है इसमें? हम स्वागत करते अगर ये जो कह रहे डबल इंजन, इनकी केंद्र में 11 साल से सरकार थी, इनके हाथ में था, कृषि उपकरण पर इन्होंने इतनी भयानक जीएसटी लगा रखी है। क्या वो किसान के खरीदने वाली चीजें नहीं है? ट्रैक्टर खरीदने जाता है किसान, उसको जितने का ट्रैक्टर नहीं उससे ज्यादा उसको जो है टैक्स भरना पड़ता है। 10 साल अभी इन्होंने, इनके जो है जो पर्यावरण मंत्री घोषित करते हैं कि जो है 10 साल से ऊपर, चलो ठीक है वो 10 साल वाला कॉन्सेप्ट मैं समझ गया, लेकिन ये जो किसानों की मांग है भैया, हमने भी ये कहा था, क्योंकि ये मामला जो है केंद्र सरकार के अंदर में आता है। केंद्र सरकार के अंदर में अगर केंद्र सरकार एक बार फटकार लगा देती हरियाणा सरकार को, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी का मुद्दा, नजफगढ़ का जितना एरिया है, मैं आपको बता दूं अमित जी, आपके दर्शकों को कि ये जो पानी का मामला है, इस पानी के मामले की वजह से हर साल जो है कम से कम 10 से 11 जवान कैंसर की वजह से मरते हैं दिल्ली के। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान कह रहे हैं। अभी मैं चुनाव के समय में ज्यादातर ग्रामीण एरिया में प्रचार कर रहा था, तो वहां के किसानों ने पकड़ के मुझे सारी बातें बताई एक एक बात। वेटलैंड का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, पिछले 11 साल से इनकी केंद्र में सरकार थी, और केजरीवाल जी ने 20 फरवरी 2017 को घोषित किया था नजफगढ़ झील को वेटलैंड। क्यों नहीं इनकी सरकार के कान में जुड़ेगी? केंद्र सरकार को सिर्फ इतना ही तो कहना था हरियाणा सरकार को कि भैया उसे पास करो और आगे जो है सहयोग करो। तो आप क्या कर रहे थे स्टेट तो के अंदर में? ये एक चीज बताइए, आप स्टेट में कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे आप? क्या यहाँ पर जाकर के क्या आप अपने एड जहाँ पर कोर्ट कह रही है कि इनके ऊपर में केस लगाइए, इनके ऊपर इनको एफआईआर करिए इनके ऊपर में, तो जब कोर्ट कह रही है, मुझे लगता है कि आप ये 10 सालों से कर क्या रहे थे? जब सारी बातें केंद्र सरकार ही करेगी, सारी बातें एलजी ही करेगी, तो आप कर क्या रहे थे? आप क्या आप, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगा। राम गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आरके मिश्रा जी आपके पास भी लौट रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। 2 और मेहमान हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हरनाम जी आपकी पार्टी कैसे देख रही है सरकार के इस कदम को? भाई सीएम साहिबा खुद जा रही हैं, किसानों से बातचीत कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आप बताइए हमें बजट में आपके लिए क्या प्रावधान करने चाहिए। आपको लगता है एक अच्छी पहल, स्वागत योग्य कदम, या आपको लग रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, दिखावा हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहल तो अच्छी होती कि किसानों के पास जाए थे। जैसे किसानों के पास कांग्रेस की सरकार गई थी तो 80,000 करोड़ रुपए देश में किसानों का कर्जा माफ किया था। भट्टा परसौल में राहुल गांधी खुद गए थे और भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया था। तो इस तरीके से अगर कुछ बड़े कॉन्क्रीट काम होते या हो तो कुछ बात बने। अब ये तो वही वाला जैसे 15 लाख का जुमला था, या 2 करोड़ रोजगार का जुमला था, या 2500 रुपए महिलाओं के आने की बात थी, है होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त मिलना था, कुछ भी नहीं मिला। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी तरीके की एक चालबाजी, धोखेबाजी है किसानों और देहात के साथ। क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली के गांव से आता हूं। दिल्ली के गांव को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक शहरीकृत गांव है
दूसरा ग्रामीण गांव है, तीसरा जमुना पार के गांव है। तो कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त 3 विभागों में इनको पैसा देने के लिए, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए काम किया था। पहला ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया था, दूसरा शहरी विकास बोर्ड बनाया था और तीसरा जमुना पार विकास बोर्ड बनाया था, जिससे कि हम इसमें बहुत बेहतर काम कर रहे थे दिल्ली देहात के लिए, जिसमें कि हम मुनक नहर हरियाणा से लेकर सिंचाई का काम हो, बिजली सस्ती रियासती दरों पर किसानों को दी जा रही थी, और दिल्ली के अंदर में किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उसके लिए भागीदारी के तहत समय समय पर हम इनसे मिलते रहते थे। इस भाजपा की सरकार से हम क्या उम्मीद करें, जो जीएसटी के माध्यम से यूरिया पर, खाद पर, ट्रैक्टर पर, तमाम किसानों की जितनी खेती मजदूरों की जो समस्याएं हैं उस पर इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया है इन्होंने। तो ये किसानों के साथ एक तरीके से कहीं खोखला वायदा ही तो नहीं निकलेगा। अगर सचमुच में किसानों की बात सुनकर अगर वो कुछ करें तो हम तो इसे स्वागत मानते हैं, लेकिन प्रीवियस प्रैक्टिस में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों के साथ एक तरीके से दुर्दांत व्यवहार किया है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही आपने देखा कि 2 साल तक किसान बैठे और 700-800 किसान शहीद हुए, और आज भी किसान अपनी एमएसपी के 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े रहे। और ये जो भाई साहब बैठे हैं राम गुप्ता जी, पंजाब में इनकी भी सरकार है, जहां पर किसान इस वक्त त्राई माम कर रहा है और भगवत मान उनकी बीच में चर्चा छोड़कर उठकर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ दोनों का ही दोगला और दो मुहा व्यवहार रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, देहात के लोग हमारे अपने सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े भाई बहन है, उनको आगे लाने का काम सरकारों का है। सरकार को इसके लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए, जैसे कांग्रेस की सरकार ने दिया था। आज भी किसान अगर इस देश में आत्महत्या कर रहा है, और ज्यादातर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस पर उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की जितनी भी डिमांड्स है उन्हें तो बिगर सशर्त मान लेना चाहिए, क्योंकि किसान अगर आज खेती कर रहा है तो जो हम खाना खा रहे हैं, किसान की जो मांग आज है ना हरनाम जी, किसान की जो मांग आज है यही मांग पहले भी थी, आज से 12-13 साल 14 साल मैंने आपको भी गिनवाया कि हमने 3 बोर्ड बनाए, उस बोर्ड के माध्यम से उनको पैसे देने का काम किया। मुनक नहर और सोनिया विहार बनाकर हमने उनकी सिंचाई का काम किया, बिजली उनकी सस्ती रियासती दरों पर हमने देने का काम किया। उसके बाद 80,000 करोड़ रुपए देश में किसानों को कर्जा माफ किया। भूमि अधिग्रहण बिल हम लेके आए कि किसानों से पूछकर उनकी भूमि अधिग्रहण की जाएगी, और अगर करनी भी पड़ेगी तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाएंगे। ये सब काम कांग्रेस की सरकार में तो हुए हैं। चलिए ठीक है मैं आता हूं सर, आपके पास लौटूंगा। निरंजन पोद्दार जी, किस तरीके से देखा जाए सरकार की ओर से जो पहल की गई है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? और दूसरा जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि भाई हम आपको सिलेंडर देंगे होली पर गरीबों को, क्या वो मिला? इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है 2500 रुपये महिलाओं को अभी तक नहीं मिले, वो भी नहीं मिले, तो वो एक जुमला छोड़ा गया। उसी तरीके से यहाँ सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए हम कितने बड़े किसान हितैषी हैं। क्या लग रहा है आपको? और गांव और किसान पर फोकस का मतलब क्या समझें? देखिए अमित जी, मेरा ये मानना है कि पिछले अगर हम 75-76 वर्षों की बात करें आजादी के बाद में, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे गरीब हो, ये इनके मेरे हिसाब से ये जो वर्ग हैं वो इनके लिए काठ की भैंस का काम करते हैं। काठ की भैंस का मतलब ये होता है कि जिसको खिलाना पिलाना चराना कुछ नहीं, केवल दूध निकालो और कोने में खड़ी कर दो, और जब दोबारा से दूध की जरूरत पड़े फिर कोने में से लाओ, फिर दूध निकालो, फिर कोने में खड़ी कर दो, ना उसकी सेवा करने की आवश्यकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जब चुनावों की बात होती है या राजनीतिक लाभ की बात होती है, तो उस समय ये जो वर्ग है, चाहे किसान की बात करूं, चाहे जवान की बात करूं, चाहे शोषित की बात करूं, चाहे वंचित की बात करूं, चाहे गरीब की बात करूं, सबको याद आते हैं। लेकिन अगर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर इतनी संवेदनशील हैं किसानों को लेकर के, तो पिछले 75-76 वर्षों के अंदर किस तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही, इसके अंदर आप जितने भी आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां उनको सभी को जोड़ लीजिए, किसी की 5 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, किसी की 15 वर्ष, किसी के 40 वर्ष, किसी के 25 वर्ष, तो उसके बाद में भी, इतने लंबे अंतराल के बाद में भी आज किसान अगर मान लीजिए अंतिम रेखा के ऊपर बैठा हुआ है, किसान अगर इतनी दरिद्रता का सामना कर रहा है, तो इसका दोषी कौन है? रही बात जो अभी जो कहा जा रहा था कि देखिए, निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने एक प्रश्न किया कि भाई सरकार केवल दिखावा कर रही है। निश्चित रूप से देखिए
कि 25-26 तारीख को बजट सत्र चालू है और 25-26 तारीख को जो बजट पेश होगा, निश्चित रूप से जितना मैं जानता हूं बजट की प्रक्रिया को, कम से कम 1 महीने पहले बजट टाइपिंग के अंदर चला जाता है। यानी कि बजट की जितनी टाइपिंग होती है उसमें कम से कम इतना समय लगता है। अब इस दौरान अगर मुख्यमंत्री किसानों से मिल रही हैं, किसानों से सलाह मशविरा ले रही है, उनसे अगर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही है, तो देखिए निश्चित रूप से वही चीज आपको दिखेगी। चाहे यमुना सफाई की बात करें, चाहे सड़कों पे गड्ढा भरने की बात करें, चाहे बजट के अंदर प्रभावित पक्षों को शामिल करने की बात करें, तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार दौड़ते हुए दिखना चाहती है। यानी कि ये सरकार केवल ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रही है। ट्रेडमिल पे दौड़ने का मतलब ये है कि दौड़े तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर किसानों से, तमाम प्रभावित पक्षों से उनसे उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याओं को लेकर के अगर आप अगले बजट यानी कि 26-27 के बजट के अंदर अगर आप उसको समाहित करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अमित जी, आपको एक चीज और समझनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे चर्चा चल रही थी, आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सत्ता दल बैठ करके केवल आप ये समझ लीजिए 1 साल में 6,000 रुपए किसानों को देकर के कहता है कि हमने किसानों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। वही सत्ता पक्ष उसी किसान के ट्रैक्टर पे, उसी किसान की मोटरसाइकिल पे, उसी किसान के जो कृषि उपकरण है, चाहे उसके अंदर जो ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले हैरो हो, प्लाव हो, रोटावेटर हो, उनके अंदर 18 से लेकर के 28% तक का जीएसटी वसूलता है। यानी कि सरकार जितना पैसा एक हाथ से लेती है उससे 4 गुना पैसा नीचे के हाथ से निकाल लेती है। तो आपको कैसे लगेगा कि आपने वो वाली बात कर दी कि भाई आपने एक हिसाब से एक यूनिट ब्लड डोनेट करके दिखा दिया, लेकिन नीचे से आपने 4 यूनिट निकाल दिया। तो उससे कहीं भी आप ये समझ लीजिए, मेरे को नहीं लगता कि किसान का कोई भला हो पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे जो किसान के कृषि यंत्र हैं, वो भी जिस तरीके से जीएसटी के अंदर सरकार उन स्लैबों में ले आई उनको। आप मुझे एक बात बताइए, मोटरसाइकिल है वो किसी कोई धन्ना सेठ की सवारी है, लेकिन 28% स्लैब, यानी कि जिसको सरकार सिन आइटम। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये कई बार मांग उठी भी है। लेकिन आक्रम शाह जी, यहाँ एक बहुत बड़ी बात की है निरंजन पोद्दार जी ने, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो रेखा सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, वो ट्रेडमिल पर दौड़ रही है। मतलब देखने में तो लग रहा है कि बहुत तेजी से दौड़ रही है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रही है, मंजिल का पता नहीं है। देखिए अमित जी, अभी तो सरकार बने हुए कम से कम मुझे तो नहीं लग रहा है जो कि महीने भी हो गए, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, निरंजन जी का अपना विश्लेषण है, मैं उनके विश्लेषण का आदर करता हूं, ऐसा नहीं है जो कि मैं आदर नहीं करता, आदर करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेडमिल पर दौड़ने वाली सरकार नहीं है। ये जो भी काम करेगी ये फैक्ट के ऊपर में काम करेगी। आपने देखा होगा जो कि जब सरकार बनी भी नहीं थी और मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा भी नहीं हुआ था, तभी से हमने यमुना सफाई के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया था। और ऐसे अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे, चाहे वो सड़कों के गड्ढों की बात हो, या मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की बात हो, अस्पतालों के जो अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बात हो। हमने हर एक के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है जो कि आने वाले समय में थोड़ा सरकार को समय दीजिए, और आने वाले समय में आपको अमूलचूल जो कहते हैं ना परिवर्तन नजर आएगा आपको, चाहे स्वास्थ्य में हो, सड़क में हो, बिजली में हो, चाहे खाद्य पानी में किसानों की समस्याएं हो, चाहे यमुना की सफाई हो, हर जगह आपको परिवर्तन नजर आएगी। मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा समय दीजिए, और मुझे लगता है इंतजार भी कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि रेखा जी ही नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरा यूनिट, पूरा कैबिनेट इसके ऊपर में काम में लगा हुआ है। और जल्दी से निरंजन जी, बहुत छोटा सा जवाब जल्दी से। हाँ। ऐसा है मिश्रा जी, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार को काम करने का एक वक्त होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से केवल माहौल बनाया जा रहा है कि हमने यमुना सफाई करके दिखा दी, हमने फलाना करके दिखा दी, तो कम से कम इन चीजों के दावे प्रतिदावे भी नहीं होने चाहिए, तब आपकी नीयत पर शक होता है। अन्यथा मेरा ये मानना है कि आपकी नीति और आप नहीं, यमुना सफाई का तो टारगेट रखा गया है ना, यमुना सफाई का तो निरंजन पोद्दार जी टारगेट रखा गया है। अभी ये किसी ने नहीं कहा है कि हमने पूरी तरह से यमुना को साफ कर दिया, अभी तो सफाई चल रही है। हमने ये नहीं कहा, हाँ, हमने ये टारगेट नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने एक टारगेट सेट किया है, और इस टारगेट के अंदर में इसकी सफाई पूरी तरह से कर ली जाएगी। ठीक है, मैंने यही कहा है, हमने ये दावे नहीं किए। राम गुप्ता जी जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, जल्दी से आखिरी कमेंट।
याद दिलाना चाहता हूं आर.के. मिश्रा जी को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो, और इस बात पर भी जवाब दीजिए, इस बात पर भी जवाब देना है राम गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि आपको दिल्ली की इतनी चिंता है तो पंजाब में किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी तो कुछ बोलिए। जरूर मिश्रा जी, जरूर अमित शर्मा जी, मैं जरूर जवाब दूंगा। पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता साहब को याद दिला दूं कि 3 या 4 जनवरी को दिल्ली के किसानों का एक डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा समय में, उनको मिल करके उन्होंने उनको एक ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, और अगर चाहे तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा मिश्रा जी को। ठीक है। उन्होंने किसानों से ये प्रॉमिस किया था कि वेटलैंड को लेकर के जो हरियाणा राज्य सरकार के साथ जो तनातनी चल रही है, उसको जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहली कैबिनेट में इस मुद्दे को सुलझा के देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब आज किसानों से मिली थी रेखा गुप्ता जी, तो क्या वो किसानों के इस मुद्दे को भुला करके गई थी, जैसे कि वो 2,500 रुपए का, जल्दी से हन्नाम जी आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी से 10 सेकंड अकाउंट में डालने का। ठीक है सर। देखिए हम तो चाहेंगे कि अगर किसानों से मुलाकात दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं तो किसानों की जितनी भी समस्याएं उनको गंभीरता से ले, और आने वाले बजट में दिखेगा और 15 दिन बाद पता लग जाएगा कि दिल्ली के किसानों के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब इंतजार इस बात का ही है कि जो भी सीएम साहिबा को या रेखा सरकार को या दिल्ली सरकार को जो सुझाव मिले हैं किसानों की ओर से, गांव वासियों की ओर से, उसको किस तरीके से इस बजट में शामिल किया जाता है और उसका जमीन पर कितना असर देखने को मिलता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला जारी है।